हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। एडम स्मिथ की कई सारी इकोनॉमिक थ्योरीज को हम लोग इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम इनकी थ्योरी ऑफ ग्रोथ या फिर इन शॉर्ट इनकी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखेंगे। थ्रू आउट द वीडियो हम लोग पहले ग्रोथ प्रोसेस को समझने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है या जो कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स हैं इनकी थ्योरी के, उनको सेपरेटली देखेंगे। जैसे इनका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उसमें कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था और कैसे ये आज के टाइम के प्रोडक्शन फंक्शन से डिफरेंट है। सप्लाई ऑफ लैंड या फिर चेंज इन इंस्टीट्यूशंस का क्या इफेक्ट होता है ग्रोथ के ऊपर, फिर हम लोग समझेंगे। यानी बेसिकली हम लोग अलग अलग टर्म्स को पहले समझेंगे एंड उसके बाद उन टर्म्स का क्या इम्प्लीमेंटेशन है इनकी ग्रोथ की थ्योरी पर, उसको सेपरेटली हम लोग समझेंगे। कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे और कौन से ऐसे एजेंट्स ऑफ ग्रोथ है जो कि एडम स्मिथ ने कंसीडर किए थे। फिर हम लोग ओवरऑल इनकी जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है उसे समझेंगे। एंड में हम लोग इनके कुछ जो मेजर क्रिटिसिजम्स हैं उनको भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, एडम स्मिथ जो है इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रोथ को कहीं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में या फिर एक कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेट में कहीं पे भी नहीं लिखा था कि ऐसे ऐसे ग्रोथ होगी, ऐसे ग्रोथ स्टॉप होगी, फिर नेक्स्ट लेवल आएगी। इनका कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। तो इन सब इकोनॉमिस्ट में क्या होता था कि एक कोई फॉर्मेट में ये लोग किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में ऐसा नहीं बोलते थे कि यार मैं आज थ्योरी ऑफ ग्रोथ लिखने बैठा हूँ। नहीं, हमें क्या करना होता है, इनकी अलग अलग जो इन्होंने बेसिक थ्योरीज दी है, जैसे ऑफ रेंट के बारे में जब इन्होंने बोला, या फिर इनकी जो आप कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की जो हम लोग ने बात करी थी, वो सारी जो थ्योरीज है, इंपॉर्टेंस इन्होंने लेबर को बहुत ज़्यादा दी है। अपनी जो इनकी वेल्थ ऑफ नेशंस बुक है उसमें उन्होंने किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया, पॉपुलेशन को बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसको ओवरऑल अलग अलग जगहों पर कैसे इन्होंने हर एक थ्योरी के अंदर ग्रोथ की बात करी है, उन सभी को हम लोग ओवरऑल समराइज करके हमारी इकोनॉमिक थ्योरी, सॉरी, स्मिथ्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बनाते हैं। अच्छा देखिए, इस थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये किस टाइप की इकोनॉमी की बात करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पर ये बात करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होंगी या फिर जहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अब जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन नेशंस है या अमेरिकन नेशंस है, यार वहाँ पर तो जो आपका लेट 18th सेंचुरी थी वहाँ तक तो डेवलपमेंट होने लगा था या ऑलमोस्ट, तभी उनका नाम ही था डेवलप्ड कंट्रीज़। तो यहाँ पर बेसिकली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनके रिगार्डिंग एडम स्मिथ ने बात करना स्टार्ट किया। एंड पर्टिकुलरली इन्होंने किस कंट्री को लिया, दैट इज़ चाइना। इन्होंने अपने एग्जाम्पल्स में चाइना को लिया। या तो उस कंट्री में क्या स्कोप है, किस तरीके से ग्रोथ होती है, क्या क्या चीज़ें, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग पर्टिकुलरली चाइना या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ध्यान में रखकर ही लेंगे। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर का इम्पैक्ट, या फिर जो सेविंग्स है या कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये सारी चीज़ें जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अलग अलग चीज़ें वो कैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट होती है रैदर देन डेवलप्ड कंट्रीज़। जो इनकम में अगर इंक्रीमेंट होगा तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो पहले खाने पे ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपका जो डेवलप्ड नेशन से अगर वहाँ पर इनकम में थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो वो लोग और ज़्यादा आप कह सकते हो सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत लोगों के बीच में या जो एक्चुअल कंडीशन है किसी देश की, उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरीके की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होती है या फिर किस तरीके का ग्रोथ पैटर्न होगा। तो ये इन शॉर्ट हमने देख लिया कि इन्होंने किस तरीके की इकोनॉमी की बात की है। अब देखिए, इनकी जो थ्योरी है वो कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं पोस्टुलेटेड, फिर भी हम लोग इनके प्रोडक्शन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इनके प्रोडक्शन फंक्शन में तीन फैक्टर्स थे, कैपिटल, स्टॉक, लेबर और लैंड। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल इनका प्रोडक्शन फंक्शन बनाता था। इनकम इज ए फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। मॉडर्न टाइम्स में हमें ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स भी देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। लेकिन इन्होंने बेसिकली क्या किया था, प्रोडक्शन फंक्शन में भी ये एक्सपेक्ट करते थे इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इनका क्या कहना था कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे टाइम विल पास, वैसे वैसे क्या होगा, जो मार्केट का एक्सटेंट है, जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमीज आपकी
आना स्टार्ट होंगी, मार्केट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता रहेगा विद टाइम। और हमें पता है, हमने जब डिवीज़न ऑफ लेबर की जो वीडियो सेपरेटली हमने पढ़ी थी, उसमें क्या बताया गया था कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो कब ज़्यादा होगा, जब मार्केट ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए कैसे होगा, समझिए इस चीज़ को कि मार्केट जो है उसका साइज़ अगर बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ गई प्रोडक्ट्स की। अब डिमांड बढ़ गई अगर प्रोडक्ट्स की, मान लेते हैं ये डिमांड है, ये मार्केट का साइज़ है, ये पहले से बढ़ा, तो आपका डिमांड भी थोड़ी सी बढ़ गई। अब डिमांड जब बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर भी ज़्यादा चाहिए होंगे। और जब हमारे पास ज़्यादा लेबर होने लगेंगे तो हम लोग उनका डिवीज़न ऑफ लेबर भी ज़्यादा कर सकते हैं। यानी ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों को करने के लिए, छोटे-छोटे कामों के करने के लिए भी हम लोग लोगों को लगा सकते हैं। और जब हमारी डिमांड कम होती है या फिर हमारा जो मार्केट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जैसे छोटी-छोटी चूड़ियों का जो मार्केट है उसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पर उनकी इंडस्ट्री में आप कह सकते हो कि कम लेबरों से भी काम चल जाएगा। लेकिन कोई रबड़ मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री या कुछ भी बड़ी कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर ज़्यादा लेवल पे आपको डिवीज़न ऑफ लेबर मिलता है। तो कहने का क्या सेंस है, इन्होंने कहा था कि धीरे-धीरे इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं समय के साथ। इन्हें जो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का लॉ है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि रिटर्न्स धीरे-धीरे कैसे कम होने लगते हैं विद टाइम, तो उनके बारे में इन्होंने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था। इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे-जैसे मार्केट का साइज़ बढ़ेगा और भी दूसरे देशों से आपका व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो ओवरऑल क्या होगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ता रहेगा। और इससे क्या हो जाएगा, आपका जो कैपिटल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिवीजन ऑफ लेबर को इंक्रीज करने के लिए। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि जो साइज ऑफ मार्केट है ये भी आपका कैपिटल स्टॉक पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर कैपिटल ज़्यादा होगा तो आपका मार्केट साइज बढ़ेगा, और मार्केट साइज बढ़ेगा तो आपका डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा। और इसीलिए इन्होंने ये भी कहा था कि यार फ्री ट्रेड होना चाहिए, लेजे फेयर पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा तो जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ है, यानी जो दूसरे देश है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स में डील करना चाहेंगे या आपके साथ ट्रेड करना चाहेंगे। इससे भी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके बाद सप्लाई ऑफ लैंड एंड चेंज इन इंस्टीट्यूशंस की जब ये बात करते हैं, देखिए इसमें भी इन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सप्लाई ऑफ लैंड से बताया नहीं था। इन्होंने केवल यही बोला था, रेंट क्या है, रेंट एक मोनोपोली प्राइस है जो कि हम लोग देते हैं ये लैंड को इस्तेमाल करने के लिए। और चेंज इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में ये इस तरीके से बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, हमें पता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे लेजे फेयर या फिर आपका प्रोटेक्शन की जो हम लोग बात करते हैं, या जो भी ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमिक्स को, किसी कंट्री की या इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करती हो, अलग अलग कुछ बॉडीज़ हो सकती हैं। तो उसमें अगर कोई चेंज होता है, यानी कोई गवर्नमेंट कहीं पर फ्री ट्रेड की पॉलिसी अगर लगा दे, तो एडम स्मिथ का क्या कहना था, इससे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अगर वो क्या कर दे, आपका प्रोटेक्शन लगा दे, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। हमें पता है इन्होंने इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया था। ये क्या कहते थे कि जो नेचुरल यहाँ पर रीजन नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर रीज़न होगा, ठीक, नेचुरल रीज़न है या जो माइंड है मैन का, वो क्या है, वो ज़्यादा कैपेबल है अपने प्रॉफिट्स को समझने के लिए। और जब इंसान अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है, अपने लिए सब कुछ अच्छा चाहता है, तो वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है। तो इस वजह से ये स्टेट इंटरफेरेंस को क्या मानते थे, एक तरीके से आप हार्मफुल मानते थे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। यही था सप्लाई ऑफ लैंड। अच्छा देखो, ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स, हमें पता है, हमने पहले भी थ्योरीज में एडम स्मिथ की कवर किया है कि ये लार्ज पॉपुलेशन को आप कह सकते हैं इनकरेज करते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था कि जितना ज़्यादा लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। हमने जैसे पिन मेकिंग फैक्ट्री का एग्जाम्पल लिया था, उसमें ये क्या बताते कि एक जो लेबर है वो एक दिन में 18 पिन्स ही बना सकता है, लेकिन वही सेम लेबर एक दिन में आपका 14 सॉरी 4,800 पिन्स तक भी बना सकता है, अगर प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर किया जाए। तो यही चीज़ वो क्या कहते हैं कि जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होगा, और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा। अब ज़्यादा लोग कैसे होंगे, किस टाइम पर एक इकोनॉमी में, जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही हो, तो हम कहेंगे कि ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके लिए भी ये एक कंडीशन देते हैं जो इनका वेज से रिलेटेड है। अब वेज से रिलेटेड ये क्या कहते हैं कि जो प्रिवेलिंग वेज रेट है किसी भी इकोनॉमी में, जो अभी लोगों को पैसा मिल रहा है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय प्रिवेलिंग वेज रेट इफ एक्चुअल वेजेस एक्सीड द सब्सिस्टेंस वेज। एक्चुअल वेज यहाँ पर
एक्चुअल वेज को हमने नॉमिनल वेज से हमने जो डिफरेंशिएशन किया था कि एक्चुअल वेज जो एक्चुअली ही किसी भी आप कह सकते हैं सोसाइटी में इन्फ्लेशन जैसा है या सारी चीज़ें मिला हिला करके जैसी कंडीशन से उस हिसाब से किसी की कितनी तनख्वाह है। एक्चुअल वेज का आप सिंपल मतलब समझ लीजिए तनख्वाह कितनी है, किसी की सैलरी कितनी है। और सब्सिस्टेंस वेज यानी कितना अमाउंट ऑफ पैसा उसे चाहिए जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके या जी सके, अपना जैसे भी अच्छी लाइफस्टाइल, एक एक डिसेंट लाइफस्टाइल वो फॉलो कर सके। तो अगर एक्चुअल वेज ज़्यादा है यानी उसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, जितना उसे ज़रूरत है उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग ज़्यादा खाएंगे पिएंगे, अपना परिवार बढ़ाने की। अब मान के चलिए आपके पास आपकी 10,000 रुपये की सैलरी है, ठीक, और आपके एक बच्चा है और आप उस पर कुछ भी मतलब खर्चा वर्चा करके ओवरऑल आप 3-4 हज़ार रुपये बचा लेते हैं अपनी, 20,000 आपकी सैलरी। तो आप दूसरे बेबी को भी प्लान कर सकते हैं, यानी पॉपुलेशन आप इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा पैसा ही नहीं है। तो ये क्या कहते हैं कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लगेगा तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लेबर की जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, डिमांड ऑफ लेबर के अकॉर्डिंगली बढ़ने लगेंगी। तो जब डिमांड ऑफ लेबर बढ़ता है तब वेजेस बढ़ती है, और जब वेजेस बढ़ती है तो पॉपुलेशन भी बढ़ने लगता है ताकि सप्लाई बढ़ने लगे, यानी सारी चीज़ें डिमांड ऑफ लेबर से ही आती। अब डिमांड ऑफ लेबर कौन करेगा, जब मार्केट बढ़ेगी, ठीक। तो ये एक पूरी तरीके से चेन है, सब चीज़ों को आप इंटरकनेक्ट कर देंगे तभी आपकी ग्रोथ की प्रोसेस होने लगेगी, जिसको हम लोग फाइनली समराइज करेंगे कि कैसे कैपिटल बढ़ा तो उससे साइज ऑफ मार्केट बढ़ा, साइज बढ़ा तो डिवीजन ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए डिमांड ऑफ लेबर बढ़ी, डिमांड ऑफ लेबर जब बढ़ती है तो लोग ज़्यादा वेजेस ऑफर करने लगते हैं, है ना। आपके पास ज़्यादा लेबर की डिमांड है तो आप ज़्यादा पैसा देने की कोशिश करोगे अगर आप फर्म के ओनर हो। तो डिमांड बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, लोग ज़्यादा अमीर होने लगेंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ेंगी और सप्लाई बढ़ने लगेगी। तो ओवरऑल ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है इसको ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सिग्निफाई करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से इसे मानते हैं कि ये एक साइन है एक ग्रोइंग इकोनॉमी का, और जहाँ पर पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है वहाँ पर वो एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को भी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के साथ ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि सिग्निफाई करते हैं। नेक्स्ट कैपिटल एक्यूमुलेशन। देखो कैपिटल एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं, ग्रोथ इज फंक्शनली रिलेटेड टू रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद अ फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक अ कंट्री इज बाउंड टू सफर स्टैग्नेशन। अगर आपका कैपिटल स्टॉक फिक्स्ड है किसी पर्टिकुलर कंट्री का तो वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आपका स्टैग्नेशन आएगा ही। अकॉर्डिंग टू हिम एनी इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इन अ कंट्री लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन दी आउटपुट ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग डिवीजन ऑफ लेबर। हमने पहले ही बताया था जब जब कैपिटल बढ़ेगा तब तक डिवीजन ऑफ लेबर की नीड आएगी, या आप कह सकते हैं इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब जब आपका कैपिटल बढ़ा, आपका साइज ऑफ मार्केट बढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर की नीड आई तो डिमांड ऑफ लेबर बढ़ा, आपका डिमांड ऑफ लेबर बढ़ा तो आपका वेज रेट बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ होने लगेगी। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय रेट ऑफ सेविंग्स। यहीं पर हमारा इंपॉर्टेंस आ जाता है, हमने क्यों चाइना को या फिर हमने क्यों एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को ही कंसीडर किया, क्योंकि ये चीज़ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में ही पॉसिबल है। जब हम लोग क्लासिकल्स का थ्योरीज पढ़ते थे तो ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से दिखाया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, जो आपका बेसिक आइडिया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी आती है, जबकि बाद में क्या चीज़ प्रूव हुई कि नहीं, इनकम के लेवल पर डिपेंड करता है कि लोग कितना सेव करेंगे और कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मान लिया था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगी किसी इकोनॉमी में लोगों की, क्योंकि इन्होंने कोई लीकेजेस को कंसीडर ही नहीं किया, इनके हिसाब से कोई लीकेजेस नहीं होती थी। तो और इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन भी माना था, ड्यू टू कंपटीशन अमंग द कैपिटलिस्ट विद टाइम व्हेन अ कंट्री डेवलप्स एंड इट्स कैपिटल स्टॉक एक्सपैंड्स द प्रॉफिट रेट शोज अ टेंडेंसी टू फॉल। जब जब कैपिटल स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट का जो रेट है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगेगा। फर्स्टली द ग्रोइंग स्टॉक ऑफ कैपिटल रिजल्ट्स इन लार्जर डिमांड फॉर लेबर विच बुशेज अप द बीच वेट लीविंग
A smaller surplus for entrepreneurs. Secondly, a larger capital stock requires abundant opportunities for investment which may not ऑलवेज एग्जिस्ट। ओवरऑल इन्होंने जो कहा है कि जब जब कैपिटल बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा आपका धीरे धीरे क्या होने लगेगा, प्रॉफिट्स डिक्रीज होने लगेंगे, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो क्या होगी इकोनॉमी में, बहुत एसेंशियल है उसके लिए कैपिटल का एक्यूमुलेशन। और जब कैपिटल आपके पास बढ़ने लगेगा तो आपका ग्रोथ भी धीरे धीरे होने लगेगी। इसको इतना ही हम लोग रखते हैं। एजेंट्स ऑफ ग्रोथ इन्होंने किससे माना, फार्मर्स को, प्रोड्यूसर को, बिजनेसमैन को, इन सबको इन्होंने एजेंट्स माना, क्योंकि जो ग्रोथ की स्टार्टिंग है वो यही लेकर के आते हैं। जब डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होगा तो उसी से आपका कॉमर्स और कंस्ट्रक्शन वर्क और इंडस्ट्रीज में काम स्टार्ट होगा। जब फसल अच्छी उगेगी तो रॉ मटेरियल बेसिकली आप कह सकते हो आपको अच्छा मिलेगा, तो उससे ही बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ही इंटर रिलेटेड। जैसे हमने पढ़ा था ना कि फिजियोक्रेट्स जो होते हैं, फिजियोक्रेट से थोड़ा बहुत एडम स्मिथ इन्फ्लुएंस थे, ऑल्दो इनकी कोई भी पॉलिसी फिजियोक्रेट्स या मर्केंटलिस्ट ज़्यादातर इनके ऑपोजिट ही रही है, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं दैट कि ये जो फिजियोक्रेट्स जैसे कहते थे कि एग्रीकल्चर में अगर बूम आया या एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो सारी चीज़ें अच्छी होती, तो वैसे इन्होंने भी क्या कहा कि एग्रीकल्चर सरप्लस जब आता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगता है। दिस लीड्स टू कमर्शियल प्रोग्रेस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज। On the other hand, these developments lead to increased agricultural production when farmers यूज़ एडवांस प्रोडक्शन टेक्निक। अच्छा, जैसे जब ये कॉमर्स और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मशीनें भी बनती हैं, तो ये मशीनें जैसे ट्रैक्टर हो गया या कुछ भी है दूसरी जो इक्विपमेंट से ये सब बनाया गया, तो उससे हम लोग अगली बार की फसल और बेहतर हो जाती है। तो धीरे धीरे मतलब ये ग्रोथ चलता है। एक बार फसल अच्छी हुई तो उससे क्या हो गया, आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है और जो आपका कोई भी तरीके का कॉमर्स है वो भी अच्छा हुआ, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको कुछ नए इक्विपमेंट्स मिले और इन इक्विपमेंट्स की मदद से ही आप कह सकते हैं बेसिकली आपको पैसा मिला, मनी मिला और ज़्यादा खुशहाली आने के लिए। अब इस मनी को आपने इन्वेस्ट किया फिर से एग्रीकल्चर में, फिर से आपको थोड़ा बहुत अच्छी फसल मिली और इसकी मदद से आपका ग्रोथ का जो सिनेरियो है वो बना रहेगा कंट्री में। अब पूरी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को हम लोग इन शॉर्ट समराइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रही है, इस वजह से हम लोग इसको इन शॉर्ट ही समझने की कोशिश करेंगे। स्मिथ क्या कहते हैं कि जो ग्रोथ है वो आपका जैसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमने माना कि कुछ प्रोग्रेस हुआ आपका एग्रीकल्चर में, कुछ अच्छा प्रोडक्शन हुआ, तो उससे क्या हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे अच्छा असर हुआ, कॉमर्स अच्छा होने लगा, इससे कैपिटल का एक्यूमुलेशन हुआ। हमने कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करी थी, कैसे ये इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल प्रोग्रेस हुई, थोड़ा समय जब जैसे जैसे आगे बढ़ा तो टेक्नोलॉजी में भी आप कह सकते हैं एडवांसमेंट होने लगा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, इन सब चीज़ों को ये क्या मानते हैं कि ये सब रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। कैसे रुकेगी, ये स्कार्सिटी की वजह से रुकेगी। जब स्कार्सिटी होगी नेचुरल रिसोर्सेज की तब ये ग्रोथ प्रोसेस थोड़े समय के लिए रुक जाएगी। अब क्या इनका ग्रोथ का रुकना है या कौन सी स्टैग्नेशन की स्टेट है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। स्मिथ क्या कहते हैं, इन अ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी बोथ इनकम लेवल एंड कैपिटल स्टॉक राइसेस। जब डेवलपमेंट हो रहा होता है या ग्रोथ हो रहा होता है तब इनकम भी लोगों की बढ़ रही होती है और कैपिटल स्टॉक भी बढ़ रहा होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नए इक्विपमेंट्स होते हैं, सारी नया कैपिटल का सामान होता है, सब कुछ रहता है आपके पास, मशीनें बढ़ रही होती हैं। इन एडिशन द रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन ऑल्सो शोज। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को खरीदना, इक्विपमेंट्स को खरीद करके अपने पास रखने की भी टेंडेंसी को बढ़ाने लगते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपका कैपिटल स्टॉक किसी भी कंट्री में धीरे 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 करके बढ़ता रहता है। और ये क्या कैसे बढ़ता है, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, यानी बहुत सारी मशीनें होना चालू हो गई, इंडस्ट्रीज़ के पास अच्छी मशीनें आ गई, सब कुछ हो गया। Another factor of vital importance which contributes to the progress of an economy is a successive decline in the incremental capital output ratio on the account of influence of capital on the productivity of labor। देखो इससे क्या होता है, जब ज़्यादा आपके पास मशीन्स होती है, जब ज़्यादा आपके पास सारी चीज़ें होने लगती है तो इससे प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बढ़ जाती है। पहले के टाइम पे जितना लेबर लगा करके आप जो प्रोड्यूस करते थे आप उससे बेहतर थोड़ा करने लगते हो। तो इससे क्या होता है कि अब आप कोई अगर कैपिटल लगाओगे, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है कि एक यूनिट कैपिटल लगाने पर कितना आउटपुट में आपका इंक्रीमेंट हुआ। तो अब आप जब एक कैपिटल की यूनिट लगाते हो तो आपको उतना ज़्यादा मतलब आउटपुट में इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले से ही बेटर हो गया ना। तो दीज फैक्टर री इन्फोर्सिंग ईच अदर एक्सलरेट द
pace of development until such time that the economy's capital stock grows large enough to eliminate profits not of risk at this stage stationary। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका स्टेशनरी स्टेट आने लगेगा। देखो स्टेशनरी स्टेट को एडम स्मिथ ने बहुत ज़्यादा आप कह सकते क्लियर व्यू नहीं दिया था कि कैसा होगा स्टेशनरी स्टेट, और क्या ये स्टेशनरी स्टेट एक्चुअल में ग्रोथ का सिंबल है या फिर किस तरीके से। तो इन्होंने कोई क्लियर अप्रोच नहीं दी थी। इन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि जब ये सारी चीज़ें होने लगी, कि जब ज़्यादा एक तरीके से कैपिटल स्टॉक हो जाएगा किसी कंट्री के पास, जो कि ये प्रॉफिट्स को एलिमिनेट करने लगेगा ना कि रिस्क को। यानी अब क्या है कि आपके पास ज़्यादा कैपिटल का स्टॉक आ गया है, तो उसी टाइम पे आपका स्टेशनरी स्टेट आ जाएगी। और इसको इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, द स्टेशनरी स्टेट इन स्मिथ सिस्टम इज डिस्टिंक्टिवली different from underdevelopment economies having reached the stationary state. It is characterized by unchanged to population। यानी यहाँ पर स्टेशनरी स्टेट की बात करते हुए ये क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ रही है, अब क्या है कांस्टेंट टोटल इनकम है, और सब्सिस्टेंस वेज एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम कंसिस्टेंस विथ रिस्क एंड एब्सेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, और वेज एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट भी हो गया जो एक्सेस में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मतलब कुछ चीज़ें बताई थी आपका, जो कि स्टेशनरी स्टेट में होती है, लेकिन ये इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने ये जो डल स्टेट है इसके लिए कुछ मेजर्स नहीं सजेस्ट किया, कुछ भी नहीं ऐसा। तो ये सब हम लोग अपने क्रिटिसिज्म में भी डालेंगे कि ये ठीक से स्टेशनरी स्टेट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। एन अंडर डेवलप्ड कंट्री इन कॉन्ट्रास्ट रीचेस इट्स स्टैग्नेशन बिफोर इट हैज़ रीच द हाइएस्ट डिग्री ऑफ ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस मतलब क्या होता है, कहीं पर समृद्धि होना या प्रॉस्पेरिटी बेसिकली आप कह सकते हैं, ठीक, अटेनेबल। तो कई बार क्या होता है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो स्टैग्नेशन में पहले ही आ जाती है, जबकि वो पूरी तरीके से प्रॉस्पेरिटी में नहीं पहुंच पाती है। जितनी प्रॉस्पेरिटी उसके रिसोर्सेज के साथ आ सकती है उतने तक वो नहीं पहुंच पाती है, लेकिन फिर भी पहले ही उनका स्टैग्नेशन का स्टेज आ जाता है। तो स्मिथ क्या कहते हैं कि इन्होंने चाइना को एक अंडर डेवलप्ड कंट्री मानते हुए ये पूरी ग्रोथ की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। इसको हम लोग शॉर्ट में ही रहने देंगे, हम लोग इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे। देखो इन्होंने मिडिल क्लास की तो बात ही नहीं करी है। इन्होंने बेसिकली जो दो क्लासेस की इन्होंने बात करी थी वो बहुत ही ऐसा था कि मिडिल क्लास का इम्पैक्ट, क्योंकि इनके टाइम पर इतना ज़्यादा मिडिल क्लास आप कह सकते इतना उनका कोई रोल नहीं था सोसाइटी में, या आप कह सकते इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो इन्होंने मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया था। वन साइडेड सेविंग बेस का क्या मतलब है कि इन्होंने सोचा कि जो आपके बिजनेसमैन हैं या जो जिनके पास लैंड ओनर्स है या जो बड़े बड़े लोग हैं वही सेविंग करते हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो सेविंग है वो कौन करते हैं, जो तनख्वाह पाते हैं या जो इनकम में सेविंग होती है, वो जो अर्निंग वाले लोग नहीं होते जो पैसा कमा रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादा सेविंग करते हैं, रैदर जिनके पास पैसा है या आ रहा है, जो मेहनत करके जो कमा रहे हैं उन सब का बेसिकली ज़्यादा रोल होता है सेविंग करने में। अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, देखो परफेक्ट कंपटीशन जैसे तो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। ये आज के टाइम तक भी ये इनके लिए बहुत ही आप कह सकते हैं क्लासिकल्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लोग परफेक्ट कंपटीशन को अज्यूम करते थे। फ्री ट्रेड जैसा कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रोटेक्शन तो आते ही हैं। नेग्लेक्ट ऑफ ऑन्टरप्रेन्योर्स जैसे हमने शम्पीटर की थ्योरी पढ़ी थी, इनोवेशंस थ्योरी, ये तो उसमें क्या बताते हैं कि ऑन्टरप्रेन्योर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए या उसमें रिसेशन। ये बेसिकली ट्रेड साइकिल से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑन्टरप्रेन्योर्स को कोई इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है। एडम स्मिथ ने उनकी कोई बात ही नहीं करी है। अब ये जो अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट, एडम स्मिथ खुद ही अपनी स्टेशनरी स्टेट के लिए कुछ पॉलिसीज़ को नहीं सजेस्ट कर पाते, कुछ प्रॉपर इनके बारे में ये नहीं बता पाते। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा इनका जो स्टेशनरी स्टेट है वो समझने में या उस क्लियर इमेज नहीं आती है आपका स्टेशनरी स्टेट के एजम्पशन का। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ चीज़ें इसमें हमने टॉपिक्स ऐसे भी है जो हम लोग वो उतना प्रॉपरली नहीं कवर कर पाए, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर को अगर हम लोग थोड़ा और एलैबोरेट करते, जस्ट बिकॉज ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी तो हम लोग उसे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सेपरेटली कवर करेंगे कि कैसे डिवीजन ऑफ लेबर का रोल है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, कैसे
कैपिटल एक्यूमुलेशन का रोल है, कैसे दूसरे और भी चीज़ें, उनको थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग इलेबोरेट फॉर्म में देखेंगे जब हम लोग इनका इस वीडियो का सेकेंड पार्ट करेंगे, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय एडम स्मिथ। सो अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर आपको वो सेम ये पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें पीपीटी फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।